Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section discussion of Indian Express of 18 January 2021. और सबसे पहले आज का कोट, good things come to those who believe, better things come to those who are patient, and the best things come टू दोज हु डोंट गिव अप. ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास भी रखिए, थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, लेकिन किसी भी कीमत पे गिव अप मत कीजिए. करते रहना है, ट्राई करना है, हो जाएगा और अच्छा ही होगा. ओके, एंड आंसर राइटिंग कई लोग कर रहे हैं, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आंसर्स लिखने के साथ साथ एक दूसरे के आंसर्स भी देखिए, उनको चेक कीजिए और उसमें से एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मिले उनको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए. वेरी गुड आंसर्स हैव बीन रिटन बाय शिवांगी, स्वाति, वसीम, और काफ़ी अच्छे आंसर्स निकिता और सीमा ने लिखे थे. कुछ आउटस्टैंडिंग व्यूज थे, तो अगर आप लोग को टाइम मिले तो देखिएगा. एंड अदर पीपल हु रोट द आंसर्स लाइक वसीम, रावली, सुमन्यु, रिशु. सो कीप इट अप, कीप राइटिंग एंड कीप रिव्यूइंग अदर्स आंसर्स. ओके, और एक और बात ये कि आपको हम लोग कहते रहते हैं शेयर करने के लिए, तो ये आपका पर्सपेक्टिव है. सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना इसमें भला करने की कोशिश करो, आप खुद सीखने की कोशिश करो. अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और आपको ये लग रहा है कि किसी और का वक्त, किसी और के रिसोर्सेज बच सकते हैं जो अभी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है, एक्सपेंसिव कोचिंग्स वगैरह, तो उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें. ओके, लेकिन उससे भी पहले अपना भला करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल डिस्कशन. तो पहला एडिटोरियल जो है वो इंसाइटमेंट टू रेसिज्म पे है, और फिर से आप देखो सीज ऑफ कैपिटल पे ही आया है, और ये लिखा है संजीव बरुआ ने, हु इज़ अ प्रोफेसर फ्रॉम बार्ड कॉलेज इन न्यूयॉर्क. ओके, तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि जो सीज ऑफ कैपिटल था इसके ये हुआ था 6 जनवरी को. ठीक है, और ट्रंप ने एक स्पीच दी थी जिसके बाद में उनके फॉलोअर्स जो थे वो कैपिटल तक पहुँच गए थे टू टेक बैक अमेरिका, और ये सब चीज़ें बोल के काफ़ी ज़्यादा ये स्टार्टिंग में वायरल हुआ था. तो इसके ऊपर हमने कई चीज़ें डिस्कस भी की थी कि सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है और क्या उनके फेलियर्स रह चुके हैं, क्या उनको पॉलिसी में अपने चेंजेस करने चाहिए. और जो लोग ने अभी तक नहीं देखा है उनके लिए, और जो लोग देख चुके हैं उनके रिवीजन के लिए बता रहे हैं. ओके, और पार्लर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को बताया था कि इसमें राइट एक्सट्रीमिस्ट कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से एप्पल और गूगल ने फिर पार्लर को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है. और इसके अलावा हमने ये देखा था कि अमेरिका की डेमोक्रेसी कैसे ख़त्म हो रही है. इस चीज़ के ऊपर एक आर्टिकल आया था, इल्स ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, उसके ऊपर उसमें 5 इसमें बताए थे कि कहाँ कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है. अभी जो है ये बेसिकली रेसिज्म के ऊपर आया है. ठीक है, तो ये एक अलग ही एंगल है. वैसे ये टर्म इस डिस्कशन में आ चुका है, लेकिन फिर भी अब इसको कैसे इन्होंने डिस्कस किया ये देखते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. ओके, तो अब इनके ऊपर चार्ज क्या लगा था प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, जिसकी वजह से अभी उनका सेकंड टाइम इम्पीचमेंट हुआ है. और हालांकि इससे उनका टर्म शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन ये एक सिंबॉलिज्म के लिए इनको इम्पीच किया जा रहा है. सो जो चार्ज लगा था इट वाज इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन. इंसरेक्शन क्या होता है? इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जब आप वायलेंस वगैरह करते हो उसको इंसरेक्शन कहते हैं, या रूल के अगेंस्ट. ठीक है, तो जो रेजोल्यूशन इट बेसिकली रिफर्स टू द फॉल्स स्टेटमेंट, जो कि ये बार बार इन्होंने इसमें फॉल्स स्टेटमेंट्स कहे हैं कि जो वोटर फ्रॉड हुआ है इलेक्शंस में, और रिजल्ट्स जो हैं वो अमेरिकन पीपल को एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए. ठीक है, तो अमेरिकन पीपल, मार्क द कीवर्ड्स ओवर हियर, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रेसिज्म की बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है, तो जो अभी ये बात सच है कि जो मॉब्स वहाँ पे पहुँचे थे, तो हो सकता था कि ये डायरेक्टली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासकर जिनको टारगेट कर रहे हैं ट्रंप, उनकी लाइफ्स के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट हो सकते थे. और यहाँ तक कि कई सारे जो न्यू फासिस्ट और वाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि प्राउड बॉयज़. ठीक है, ये याद रखना है, इस ग्रुप का नाम याद रख सकते हो आप. प्राउड बॉयज़ इज़ अ वाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप. तो इन लोगों ने क्या किया था, ये लोग तो बिल्कुल यूनिफॉर्म वगैरह पहन के चले गए थे और एकदम आर्म्ड थे. ठीक है, तो डायरेक्टली उनकी लाइफ के ऊपर अटैक किया जा सकता था. ओके, और इनका नैरेटिव क्या था कि एक स्टोलन इलेक्शन है, मतलब फ्रॉड हुआ है और इलेक्शन जो है स्टोलन है और ये गलत इलेक्शन हुआ है. और इसका एक रेशियल सबटेक्स्ट है, ऑथर का कहना है, जिसकी रूट्स जो है वो अमेरिकन हिस्ट्री में जाती हैं. ओके, और जो इनका फोकस भी रहा है एलिगेशन का, वो रहा है डेमोक्रेट रन सिटीज़, यानी जो पार्टी जो अभी मतलब जीती है. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रन सिटीज़ यानी फिलाडेल्फिया, डेट्रॉइट, मिल्वॉकी और एटलांटा को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पे एक्चुअली में अफ्रीकन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेजॉरिटी. ठीक है, यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन की मेजॉरिटी है, उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है. ठीक है, कि यहाँ पे मतलब एक तरीके से फ्रॉड इलेक्शंस हुए हैं, फ्रॉड वोटर्स थे यहाँ पे. ठीक है,
सो ही हैज सेड कि डेमोक्रेटिक रन सिटीज लाइक डेट्रॉइट एंड फिलाडेल्फिया, इन सिटीज के लिए कहा है दैट दे आर द टू ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली करप्ट प्लेसेस इन अमेरिका। तो फिर से वही बात आ गई, ये टर्म्स जो हैं ये उनकी फेसबुक पोस्ट में भी थे, दैट दिस कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ दिस रेस। तो ये जो डेमोक्रेट रन है या फिर पॉलिटिकली करप्ट इन्होंने कहा है, तो ये बेसिकली दीज आर द कोड वर्ड्स फॉर ब्लैक एरियाज, यहाँ पे ये पॉपुलेशन जो ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और ये जो नोशन है कि ये इलेजिटिमेट है, इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो आउटकम है वो इलेजिटिमेट है, और ऐसी जो सिटीज़ हैं ये डिसाइड नहीं कर सकती। इनका कहना है कि अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो वहाँ वो सिटीज़ नहीं डिसाइड कर सकती कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का आउटकम क्या होना चाहिए, और अगर ये डिसाइड कर रही हैं तो ये इलेजिटिमेट है। अब ये जो थिंकिंग है इट बेसिकली रेजोनेट्स विद अमेरिकाज हिस्ट्री ऑफ अपोजिशन टू ब्लैक सफरेज। एक और टर्म आपके पास में आ गया ब्लैक सफरेज, यानी कि जो ब्लैक पीपल जो हैं वहाँ के उनको जो राइट्स मिले हुए हैं, वोटर राइट्स मिले हुए हैं, उसको ब्लैक सफरेज कहा जाता है। तो ऑलरेडी अमेरिका की एक काफ़ी हिस्ट्री रही हुई है सिविल वॉर के टाइम से, तो उसको रेजोनेट करता है ये अभी का भी जो ये पूरा इवेंट हुआ है, ठीक है। और इनफैक्ट एक और चीज़ है कि जो ट्रम्प को शुरू से सपोर्ट मिला है, जो उसके सपोर्ट का फाउंडेशन रहा है, वो खासकर वाइट वर्किंग क्लास में ही है, और बेसिकली ये यही बोल के जीत के भी आए थे कि जो उन्होंने अपना रिजेंटमेंट दिखाया था अगेंस्ट द ब्लैक्स, ठीक है। तो उन्होंने उनकी जो पॉलिसी रही थी इट वाज अ फ्रेंच कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अब फ्रेंच कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होती है एक्चुअली में, कि जो थ्योरी ज़्यादातर लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड है, ज़्यादातर स्कॉलर्स के द्वारा एक्सेप्टेड है, उसके अगेंस्ट जाना। तो कैसे अगेंस्ट गए थे, तो बराक ओबामा का माना जाता है कि किस तरीके से उन्होंने मतलब ब्लैक्स का एक बहुत मेन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट होने की वजह से वो कितने ज़्यादा मतलब माने गए थे, ठीक है। लेकिन इनका कहना था कि भाई ओबामा वाज बोर्न इन कीनिया, सो ही वाज इनएलिजिबल टू सर्व एज द प्रेसिडेंट, ओके। तो ये एक तरीके से फ्रेंच कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, और इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अपने फॉलोअर्स मिले थे, यानी वाइट बेस मिला था इनकी रिपब्लिकन पार्टी में, ओके। तो उन्होंने उस टाइम पे हालांकि कोई भी रेसिस्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया था, बट ये भी इनका फ्रेंच कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का था। और इसके अलावा जो इनके डिसीजंस भी रहे हैं, जो कंट्री में लोगों को फॉरेनर्स को आने के प्रति रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बॉर्डर वॉल बनाना मैक्सिको के साथ में, फिर ट्रैवल बैन करना, लीगल इमिग्रेशन, जैसे आपको पता है कि इंडियंस के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कट लगाए हुए थे, रिफ्यूजी एडमिशन नहीं होने देना, एंड इमिग्रेशन में उनके यहाँ पे रेड वगैरह करना, फैमिली स्प्लिटिंग, डिपोर्ट कर देना, और असाइलम सीकर्स को भी पुश बैक कर देना। तो इस तरीके के इनके डिसीजंस जो हैं वो अब ऑथर ने इस चीज़ का ब्लेम केवल ट्रंप और उनके सपोर्टर्स पे नहीं किया है, अब पुलिस ऑफिसर्स के उसमें भी किया है कि उनका जो रिस्ट्रेंट और एमिएबिलिटी थी उसने भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया पुलिस ऑफिसर्स का। जैसे साथ में उनके सेल्फी खिंचाना प्रोटेस्टर्स के साथ में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल पुलिस को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आप मतलब इस ब्रीच को एंटिसिपेट भी नहीं कर पाए, आप उसमें भी फेल हो गए, ओके। और वायलेंस का क्या पोटेंशियल होना था आप उसको समझ भी नहीं पाए। जबकि जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे उन्होंने ओपनली है ना इस चीज़ को, अपने प्लान वगैरह को ऑनलाइन फोरम्स पे डिस्कस किया था। नाउ दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द पुलिस रिस्पॉन्स टू ब्लैक लाइव्स मैटर, BLM जो प्रोटेस्ट हुए थे लास्ट समर में, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्ट्रास्ट करता है। तो अब उनके जो ऑर्गेनाइजर थे वॉशिंगटन एरिया में, एंथनी लोरेंजो ग्रीन, तो उनका अब कहना ये है कि अगर ये जो अभी कैपिटल का सीज हुआ है, अगर मान लो कि ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्टर्स अगर करते, जो कि ब्लैक और ब्राउन प्रोटेस्टर्स थे ज़्यादातर, तो उस टाइम पे उनको बिल्कुल शैकल कर दिया जाता, और हो सकता है कि उनको शॉट भी कर दिया जाता, ओके। तो अब क्या चैलेंजेस है ये तो आपने देख लिया। अब जो बाइडेन इलेक्ट हुए, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो एक ऐसा सिंगल मोस्ट डाइवर्स कैबिनेट अपॉइंट करेंगे जो कि रेस, कलर, उसमें हर तरीके से डाइवर्सिटी हो, ओके, जेंडर बेस्ड हर तरीके से हो। और इसके लिए अब उन्होंने अपने नॉमिनीज भी बनाए हुए हैं, जैसे जो टॉप 3 पोजीशन के बनाए हैं जस्टिस डिपार्टमेंट में बिलो द अटॉर्नी जनरल, वो विमेन है, ओके। और अगर सेनेट इनको कंफर्म कर देता है तो हो सकता है कि इंडियन अमेरिकन सिविल राइट्स लॉयर वनीता गुप्ता पहली विमेन हो सकती है ऑफ कलर टू सर्व एज एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, ओके। तो अब ये चीज़ को समझना चाहिए कि अगर ट्रंप की जो विक्ट्री थी, जो उस टाइम पे भी अगर ये सारी चीज़ें इतनी मैटर करती थी, और अगर वो रेसिस बेस पे अगर जीते थे, 2016 की जो उनकी विक्ट्री थी, एक वो अगर रेशियल बैकलैश था
अगेंस्ट ओबामा प्रेसिडेंसी। तो अब जो बाइडेन का पब्लिक एम्ब्रेस है और वो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करें तो हो सकता है इससे फिर से दोबारा वाइट रिसेंटमेंट और जो डिसअफेक्शन है वो फिर से जनरेट हो। ओके, तो ये था इनका रेसिस्ट एंगल। नाउ ये जो अब आर्टिकल आया है बिफोर क्लिकिंग आई अग्री, तो ये बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो होती हैं जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसको लेकर है, काफ़ी अच्छा है ये भी एडिटोरियल। और इसमें ये बताया कि लोग कई बार जो होते हैं वो बिना समझे बिना वो किए बस आई अग्री कर देते हैं। ओके, तो एक तरीके से मतलब वो कंसेंट जो है वो किसी काम का नहीं रहता है। तो अभी एक्चुअली में क्या हुआ था कि 155 कॉलेज स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया था दिल्ली में, जिसमें ये पाया गया था कि लॉ स्टूडेंट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं हाफ ऑफ द क्लॉजेस जो ये प्राइवेसी अग्रीमेंट आता है उसमें इंस्टॉल करते टाइम पे, तो उसको आधे लोग भी जो हैं वो आधे क्लॉजेस नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, अब ज़्यादातर दिक्कत क्या है कि ये जो क्लॉजेस रहते हैं ये एक्सक्लूसिवली मतलब केवल और केवल इंग्लिश में रहते हैं। ठीक है, तो अभी भी हमारे यहाँ पे कंट्री में अगर देखा जाए तो केवल लगभग 12% ही जो है लोग वो कंफर्टेबल है इतनी ज़्यादा प्रॉपर इंग्लिश में। ठीक है, तो अब जो एक ह्यूमन सेंट्रिक स्टडी हुई थी इंडिया के अक्रॉस, उसमें पाया गया था कि जो लोग बिल्कुल लिख पढ़ भी नहीं सकते, दोज हु कांट इवन रीड और राइट, जब उनको बताया जाता है कि आप किस चीज़ के बारे में कंसेंट दे रहे हो, ये प्राइवेसी एग्रीमेंट क्या है, तो ये पाया गया था दैट दे डू केयर अबाउट इट, अगर उनको उस तरीके से समझाया जाए। तो अभी जो ऑनलाइन कंसेंट का है तरीका है वो एक तरीके से फॉल्स चॉइस है ज़्यादातर इंडियंस के लिए। ठीक है, अब इससे ही रिलेटेड अभी हालांकि बात ये कि हम डेटा प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और इस तरीके का हम इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से ही एक डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी कंसिडरेशन में है पार्लियामेंट में, और जहाँ पे ये कहा गया है कि कंसेंट जो है वो एक लीगल ग्राउंड होना चाहिए फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा प्रोसेस करने के लिए कंसेंट मस्ट बी अ लीगल ग्राउंड। और इसमें ये भी कहा है कि कंसेंट जो होना चाहिए वो पहली बात तो फ्रीली गिवन होना चाहिए, मतलब वो खुशी खुशी से ऐसा नहीं उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती हो, स्पेसिफिक होना चाहिए, उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए कंसर्न दे रहे हैं, उनको इस बारे में इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए और रिवोकेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि अगर कभी भी अपना कोई कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है, मैंने आज एक ऐप इंस्टॉल कर ली है और उसमें मैं कह रही हूँ कि ठीक है आप मेरा गैलरी वगैरह को एक्सेस कर सकते हो, मैंने इस चीज़ के लिए कंसेंट दे दिया, लेकिन पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि आप इस चीज़ का एक्सेस मांग रहे हो और एक्सेस मांगने का मतलब क्या है, उनको एग्जैक्टली बताओ कि आप मेरे फोटोज़ वगैरह सब चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद में अगर मैं चाहूँ कभी फ्यूचर में कि नहीं मेरे गैलरी में कुछ इस तरीके का डेटा है जो मैं नहीं शेयर करना चाहती किसी से भी, तो मेरे पास में उस टाइम पे ये होना चाहिए, राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि मैं उस कंसेंट को फिर से रिवोक कर सकूँ, इट शुड बी रिवोकेबल। ओके, तो ये सारे लीगली साउंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस में अचीव करना बहुत ज़्यादा टफ है। ओके, तो इस वजह से नीति आयोग ने लास्ट ईयर पब्लिक कमेंट्स भी मांगे थे डेपा के ऊपर। डेपा क्या है, ये सारे टर्म्स जो है इनको याद करते जाना, जब डायरेक्टली अगर यूपीएससी पूछ लेता है तो उस टाइम पे लगता है यार ये क्या चीज़ पूछ ली। ठीक है, तो इन टर्म्स को अच्छे से नोट डाउन करते जी। डेपा क्या है, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। तो ये किस लिए है कि जो भी इंडिविजुअल की सारे डोमेन्स है, जैसे उसके फाइनेंसेस हो गए, उसका हेल्थ स्टेटस हो गया, उसका टेलीकॉम वगैरह का डेटा हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो आप उस डेटा को आपस में जो प्रोवाइडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो अब डेटा जो है वो कंसेंट लेने के लिए है कि यूज़र्स को लेकिन अपने इस डेटा का कंट्रोल रहे, अगर वो चाहते हैं कि इस तरीके से ट्रांसमिट हो जाए, अलाउ करना चाहें तो अलाउ कर पाएँ, ओके, और ना करना चाहें तो ना कर पाएँ। तो अभी जो है इंडिया में इनोवेशन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और उसमें डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से हमको नए आइडियाज़ की ज़रूरत है ताकि हम अपनी जो भी डिजिटाइजेशन हो रहा है उस चीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। तो अब इन्होंने अलग अलग स्टेक होल्डर्स का, ये बहुत ही प्यारी चीज़ दी है, इन्होंने अलग अलग स्टेक होल्डर्स का बताया है कि इस चीज़ को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस तरीके से उनका रोल इस प्राइवेसी या डेटा को किस तरीके से महफूज रखा जाए प्रोसेस करने से पहले, तो उस चीज़ में उनका क्या रोल है इस बारे में बताया है। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि जो बिजनेसेस हैं उनका सबसे बड़ा रोल है मोर रिस्पॉन्सिबल टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्ड्स ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट। स्टूवर्ड यानी कि एक तरीके से उसको लीड करने में और उस चीज़ को
हेल्प करने में, सहायक बनने में, कि कंज्यूमर ट्रस्ट बना रहे, इसमें सबसे बड़ा रोल बिजनेसेस का है। ओके, तो अभी एक एक्सपेरिमेंट किया था सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज ने अशोका यूनिवर्सिटी में किया था इसको, और वहाँ पे डेटा प्राइवेसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। करीब 5,500 इंडियंस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और उसमें क्या किया इन्होंने कि इन्होंने कंज्यूमर्स को बोला कि आप प्राइवेसी पॉलिसी जो है, जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको रीड करो आप, ठीक है। और ताकि उनको मतलब इस तरीके से, कैसे एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया कि ये पेज दे दिया और उनको बोला कि आपको कुछ मिनट्स तक ये पेज पढ़ना ही है। तो उसमें देखा गया कि इन लोगों का जो ट्रस्ट था, जिन लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, वो ट्रस्ट अपने आप उस ऐप पे बढ़ गया, ठीक है। और इसकी वजह से वो और ज़्यादा खुद से डेटा शेयर करने लगे। सो बेसिकली दिस वाज अ विन विन सिचुएशन। ओके, उन्होंने अपने डेटा भी आसानी से शेयर कर लिया और उनका खुद का ट्रस्ट भी इस चीज़ में बढ़ गया। ओके, और इसके अलावा जैसे ये मैसेजेस दिखाना कि इट टेक्स लेस टाइम टू रीड दिस पॉलिसी देन ब्रशिंग योर टीथ, यानी आपको अपने दांत साफ करने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम आपको ये पॉलिसी समझने में लगेगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से आप प्रॉमिस कर रहे हो कि बहुत क्लियर है और आप आसानी से समझ के इसको कंसेंट दे सकते हो, आप चाह रहे हो कि लोग कंसेंट दे, ठीक है। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने का तरीका है। अब दूसरा इन्होंने बिजनेसेस के अलावा बताया कि रेगुलेटरी बॉडीज़ को स्टेप इन करना चाहिए। तो इन्होंने कहा जैसे हर चीज़ के लिए रेगुलेटरी बॉडी होती है, फूड के लिए आप एक फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन देते हो, उस तरीके से आपकी BE जो बनी हुई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो आपने देखा होगा कि आजकल हर डिवाइस के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर आता है कि इसको 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग जो भी है, रेटिंग गाइड होती है। तो उसी तरीके से एक प्राइवेसी रेटिंग, ये बहुत अच्छा टर्म है, इसको नोट डाउन कर लेना, प्राइवेसी रेटिंग। तो प्राइवेसी रेटिंग का भी तरीका होना चाहिए हर ऐप के लिए, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अपने डेटा को लेके ले सकें, ठीक है। तीसरा अब इन्होंने बोला कि अब देखो किस किस की बात हो गई, रेगुलेटर की बात हो गई, बिजनेस की हो गई। अब इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्री का भी इसमें, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस का भी इसमें बहुत इनेबलिंग रोल है, ताकि वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके। गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री मस्ट क्रिएट अवेयरनेस कैंपेन इनको रन करना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है 2020 में बिग FM में एक ज़िंदगी मोबाइल करके एक शो आया था, जहाँ पे जो स्टोरी टेलर था उसने प्राइवेसी रिलेटेड मैसेज, आपने सुना होगा नीलेश मिश्रा की कहानियाँ, तो उसी में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मैसेजेस दिए थे स्टोरीज क्रिएट करके कि आप जब पब्लिक कंप्यूटर से लॉग ऑफ आपको कर लेना चाहिए, अपना फ़ोन नंबर आसानी से शेयर नहीं करना चाहिए। तो एक तरीके से कॉन्शियसनेस जो है वो लोगों के अंदर बढ़ी थी, और ये भी पाया गया था कि उनका ऑनलाइन बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा सुधरा है, ठीक है। अब ये सारे तो इनोवेशंस हो गए, लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ऑथर का कहना है कि प्रोवाइडर्स पे आना चाहिए, कंज्यूमर्स पे नहीं आना चाहिए। दे शुड एक्ट एज फिड्यूशरीज ऑफ यूज़र डेटा। फिड्यूशरीज यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि आप ना केवल उनके बिहाफ पे आप रिप्रेजेंट करो, लेकिन साथ में आप इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि आप उनकी जो सेफ्टी है उसको आप सामने लेकर आओ, ठीक है। उनका प्रोटेक्शन पहले होना चाहिए यूज़र्स का, और उनके बेस्ट इंटरेस्ट में आप काम करो, केवल अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज ना करो, ठीक है। एंड इसके लिए उन्होंने कहा कि रेगुलेटर्स अगर चाहे तो एक नई क्लास इंटरमीडिएट्स की बना सकते हैं, जो कि कंज्यूमर्स को वार्न करे डेंजरस प्रैक्टिसेस के बारे में, उनको रिप्रेजेंट करे, और अगर आगे जाके कोई रिकोर्स भी चाहिए होता है तो उसमें भी उनको रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, नेक्स्ट ऑन द आइडियाज़ पेज इज़ अ बैलेंस डाइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात हुई है वो मैं आपको पहले बता दूँ, एग्री फूड पॉलिसी के बारे में हुई है, ठीक है। बट ओके, सो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे आज का सवाल पूछ लेती हूँ, ताकि आप क्वेश्चन भी समझ पाएँ और इजीली उसका आंसर को यहाँ पे फ्रेम भी कर पाएँ। ओके, सो द क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ कि व्हाट आर द चैलेंजेस, सबसे पहले आपको बताना है व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस सेक्टर, इन एग्री फूड सेक्टर, एंड यू हैव, उसके साथ में आपको बताना है व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन, ताकि एक ऑप्टिमल एग्री फूड पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। ओके, चैलेंजेस बताने हैं अभी क्या क्या है, करंट स्टेटस क्या है आपको उसमें बताना है, और उसके बाद में क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। अब यहाँ पे बहुत अच्छे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि जब आप स्टेप्स बताएं, वे फॉरवर्ड बताएं, तो आप उसमें अपना इनोवेशन बाकायदा यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप चाहें तो कहीं से रीड करके, ताकि आपकी रीडिंग बढ़े, आपकी खुद की नॉलेज बढ़े। ओके, सो दिस इज़ एन आर्टिकल बाय अशोक गुलाटी फ्रॉम प्लेट टू प्लो। ओके, तो अभी इनका कहना है कि एक ऑप्टिमल एग्री फूड पॉलिसी बनाना, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर इन इंडिया, ठीक है। और केवल शॉर्ट टर्म इश्यूज़ नहीं है, हमारे पास में लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि अब इन्होंने कुछ डेटा बताया है, जैसे UN पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। अब देखो ये आपका स्टेटस बता रहा है कि करंट स्टेटस क्या है,
या क्या प्रोजेक्ट किया गया है। तो यूएन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जो है 2019 में आया था, इनका कहना है कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो जाएगी बाय 2027। और अभी जो एक 2015-16 का हमारे पास में डेटा है, तो हमने ये एक और चीज़ पाई है कि इंडियन एग्रीकल्चर में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है 1.08 हेक्टेयर है। और मैंने आपको बताया था कि एक रफ एस्टिमेट और आया है कि ये जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं ये अभी और ज़्यादा बढ़ के 1.46 की हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि लैंड होल्डिंग से पता चलता है, ये टोटल नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग है, ये आपको एरिया बता रहा है कि एक लैंड होल्डिंग का लगभग एरिया कितना है, एवरेज एरिया। और अगर टोटल लैंड होल्डिंग्स देखा जाए तो 14.6 है, जिससे टोटल लैंड होल्डिंग से पता चलता है कि हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं। ठीक है, तो क्योंकि एरिया जो है उसका फ्रेगमेंटेशन होता जाता है आपस में, वही है कि फार्मर्स के फैमिली वगैरह, एक फार्मर के 2 बेटे हुए तो उसमें डिवाइड हो गए, तो इस तरीके से आपके फार्मर्स बढ़ते जाएंगे और उनकी लैंड होल्डिंग कम होती जाएगी। ठीक है, और एक दूसरा डेटा और इम्पॉर्टेंट है कि अभी भी हमारी कंट्री का 42% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में, ये 2015-16 का डेटा है। 1.08 हेक्टेयर एवरेज होल्डिंग है और 42% वर्कफोर्स जो है वो इसमें एम्प्लॉयड है। ठीक है, और दूसरी दिक्कत अब क्या है, ये सब स्टेटस में आएगा कि हमारे यहाँ पे कल्टिवेबल लैंड और जो पानी चाहिए होता है एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और बहुत सिवियर प्रेशर में है। तो अब अगर कोई पॉलिसी बनाई जाए तो उसके 4 टच स्टोन्स होने चाहिए, 4 चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो इन्होंने कहा है कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इतना होना चाहिए फूड का, फीड और फाइबर का। ठीक है, फूड, फीड एंड फाइबर, 3 Fs, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, तो फूड फॉर पीपल, फीड फॉर कैटल एंड ऑल, और फाइबर ताकि उनका न्यूट्रिशन स्टेटस भी बना रहे। तो पहला टच पॉइंट ये होना चाहिए। दूसरा ये इस तरीके से होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे। ठीक है, और साथ में हायर प्रोडक्शन हो ताकि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, यानी एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है और कॉम्पिटिटिवनेस का भी ध्यान रखना है। तो एनवायरनमेंट का कैसे, यानी सॉइल, वाटर, एयर, बायोडाइवर्सिटी पे भी कोई आंच ना आए, कम मतलब असर पड़े। ठीक है, एंड इट शुड इनेबल सीमलेस मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फार्म टू फोक। ठीक है, ये सारे फ्रेजेस बहुत अच्छे, अगर आप इनको यूज़ करो अपनी आंसर राइटिंग में तो बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स आप बना सकते हो। एडिटोरियल कभी कभी पढ़ने में जैसे बहुत मज़ा आता है ना कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखा होता है, तो आपके आंसर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो फार्म टू फोक जो चीज़ है, ये एक फ्रेज यूज़ किया जाता है पूरी वैल्यू चेन के लिए कि जहाँ से प्रोड्यूस होता है वहाँ से लेके कंजम्पशन तक आने के लिए जो जो प्रोसेसेस होते हैं पूरे। तो इसमें इनका कहना है कि एक सीमलेस मूवमेंट होना चाहिए यहाँ पे, ताकि मार्केटिंग कॉस्ट भी कम रहे और फूड लॉसेस जो सप्लाई चेन में होते हैं वो भी कम हो और फ्रेश और सेफ फूड जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुँचे। और चौथा इन्होंने ये कहा है कि कंज्यूमर शुड गेट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो चौथा इन्होंने कहा है कि अफोर्डेबल प्राइसेस होने चाहिए और सेफ फूड कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये भी बात है कि फार्मर जिसकी इनकम भी हमको चाहिए कि उसकी इनकम जैसे चाहते डबल हो जाए बाय 2022, तो उसके लिए उनको काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज और बेस्ट मार्केट्स मिलने चाहिए, ना केवल कंट्री में बट अब्रॉड ऑल्सो। अब प्रोडक्शन फ्रंट पे इनका क्या कहना है, तो प्रोडक्शन के मामले में इनका कहना है कि बेस्ट पॉलिसी जो हो सकती है आपकी, अलग अलग जगहों पर इन्होंने देखा है, प्रोडक्शन का बताया, फिर मार्केटिंग का बताएंगे, फिर कंजम्पशन का बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन पे इनका कहना है कि बेस्ट पॉलिसी कि आप R&D में इन्वेस्ट करो। तो वैसे कहा जाता है कि जो एग्री पॉलिसी होती है उसमें आपका R&D 1% का होना चाहिए, लेकिन इंडिया में केवल 0.5% है, तो हमको इसको डबल करने की ज़रूरत है। R&D किस किस चीज़ में हमको चाहिए, जैसे फार्म्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ में जो भी चीज़ों की ज़रूरत है तो आप लैब से उसको यहाँ तक फार्म्स तक लेकर आओ। ओके, और इंडिया की सबसे बड़ी फेलिंग क्या हुई है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज खासकर पानी और सॉइल को नहीं बचा पा रहा है। तो हम जो अभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो फिर से ये सब्सिडी वाला इशू उठा रहे हैं प्रोडक्शन साइड पे कि आपने R&D में क्यों बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट करो, कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप केवल सब्सिडीज दे रहे थे, आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे ग्राउंड वाटर पंप करने के लिए, आप हाईली सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स दे रहे थे, यूरिया वगैरह, जिससे और कुछ नहीं हो रहा था, ग्राउंड वाटर लेवल्स जो थे वो और ज़्यादा डैमेज हो रहे थे। और खासकर ये कहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स हो गए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, तो ये जो रीजन है, इट इज़ क्राइंग फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे केवल जो वीट राइस उगाया जाता है उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसलिए यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और खासकर जो चावल को एरिया दिया गया, राइस के अंडर जो एरिया है उसको ऑलमोस्ट हाफ, उसको आधा करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये कैसे किया जा सकता है कि भाई कि जो अभी हाईली सब्सिडाइज्ड हमारी इनपुट प्राइस पॉलिसी है, जो पावर के लिए, वाटर के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए हम इनपुट्स के लिए सब्सिडीज़ दे रहे हैं और MSP वगैरह दे रहे हैं, MSP और FRP दे रहे हैं पैडी, वीट और शुगर केन के लिए, उसकी जगह पे ये टर्म भी याद कर लो, इनकम सपोर्ट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है हमको, इनकम सपोर्ट पॉलिसीज़ जो कि इसकी क्वालिटी को इंश्योर करे।
ठीक है, पानी और वही इन्वायरमेंट वगैरह को बचाने के लिए, वहाँ के सॉइल को बचाने के लिए इस तरीके की हमको पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इतना ज़्यादा आप उगा तो रहे हो, चलो आप एमएसपी और इन सब की वजह से आप इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, पर ये इतना ज़्यादा स्टॉक जो हो जा रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में, वो उसके ऊपर, उस एजेंसी के फाइनेंसेस के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाल रहा है। तो अब इनका कहना है कि आप बेसिक फंडा समझो कि राइस चलो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, इसलिए आप राइस बहुत ज़्यादा उगा रहे हो, लेकिन आप केवल राइस नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके साथ में जो उसको उगाने के लिए पानी भी पानी जो हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको भी आप पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट करने का सेंस वही है कि उस पानी को आप उस राइस में यूज़ करते हो जिसके जो एक्सपोर्ट में आता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 25 to 30 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली इसको पानी जो है राइस कल्टीवेशन में जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो 3 क्रॉप्स हैं, राइस, आपको बताया राइस, व्हीट और शुगर केन, जिसकी वजह से एमएसपी जो है उसका एमएसपी दिया जाता है, उसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं है क्योंकि बहुत स्लो पेस पे ग्रो कर रहे हैं। और इसकी जगह पे अब ऑथर का कहना है कि आप पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी और हॉर्टिकल्चर को देख लो जिसमें एमएसपी नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से 3 to 5 टाइम्स फास्टर दे आर ग्रोइंग। ओके, और 2018-19 में भी ये देखा गया है कि फिशरी और लाइफ स्टॉक का जो वैल्यू था, ग्रॉस वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट में, वो 40% था, और अगर हॉर्टिकल्चर का भी देखें तो वो 21% था। और जबकि एमएसपी जो वैल्यूज़, यानी कि जो वैल्यू हम पैडी, वीट और शुगर केन के लिए दे रहे थे, तो वो केवल 6% ऑफ द वैल्यू था। तो देखो इतना ज़्यादा अंतर है, ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसमें इतना नुकसान हो रहा है, उसके बाद में भी आप वही कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्शन सेगमेंट में हमको ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अब मार्केटिंग सेगमेंट की बात करें तो जो हमारी ज़्यादातर एग्री कमोडिटीज़ हैं उसके कॉस्ट बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा हैं। क्यों? बिकॉज रीजंस बीइंग द सेम, पुअर लॉजिस्टिक्स, हमारा लॉजिस्टिक्स अच्छा नहीं है, उसके बाद में हमारे जो सप्लाई लाइन्स है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, और इस ऊपर से भी जो काम कर देते हैं वो इंटरमीडियरीज कर देते हैं, उनके भी मार्जिन वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते हमारे मार्केटिंग सेगमेंट में भी हमारी प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इस वजह से हमें एग्री मार्केटिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने की ज़रूरत है, और एग्री मार्केटिंग में भी एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारा जो हंगर वाला चीज़ है वो अभी कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, और वो भी मल्टी डायमेंशनल है। मतलब उसमें भी विमेंस की एजुकेशन को देखना है, उनका इम्यूनाइजेशन, सैनिटेशन देखना है, सबको न्यूट्रिशियस फूड मिले, ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब पीडीएस भी जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, जो पूरा राइस और व्हीट के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें 90% से ज़्यादा सब्सिडी जो है वो पूरी चली जाती है प्रोक्योरमेंट, स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो वही है कि एफसीआई के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और उसकी बोरोइंग जो है वो लगभग 3 लाख करोड़ हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारे कंजम्पशन साइड पे भी हमको इश्यूज़ है। इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि हमारी एग्री फूड पॉलिसीज़ जो हैं उसको डिमांड ड्रिवन अप्रोच पे होना चाहिए, यानी जितने की ज़रूरत है आप उतना ही उगाओ, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग मत करो। सस्टेनेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है प्रोडक्शन और मार्केटिंग में, और कंज्यूमर्स को ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड चॉइस मिले अफोर्डेबल प्राइस पे, इस चीज़ को इंश्योर करने की ज़रूरत है। ओके, ना नेक्स्ट इज ऑन के शेप्ड बजट। ये ऑलरेडी हम के शेप्ड वाली चीज़ कर चुके हैं कि कोविड पैंडेमिक के बाद में जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है ज़्यादातर देशों में, वो के शेप्ड रिकवरी हो रही है। ओके, तो अब बजट भी हमारा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। ओके तो इंडिया के बारे में इन्होंने एक अच्छी बात बोली है कि इंडिया ने जो एक्सपेक्टेशंस देखी, अभी जो सेकंड वेव ज़्यादातर जगहों पे चल रही है, तो हम लोग उस चीज़ में नहीं फंसे हैं, और दोबारा रिसर्जेंस नहीं हो रहा है पैंडेमिक केसेस का फेस्टिव सीजन होने के बावजूद। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन जो है वो तेज़ी से हो रहा है। तो एक लेटेस्ट रीडिंग्स आई हैं, नीनी रीडिंग्स, यानी कि न्यूम्यूरा इंडिया नॉर्मलाइजेशन इंडेक्स। ठीक है, तो उसने ये नॉर्मलाइजेशन का एक्सटेंट कितना है वो समझने की कोशिश की है। तो इनका ये कहना है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से वापस प्री पेंडेमिक लेवल्स पे जा रहा है, लेकिन अभी भी जो सर्विस सेक्टर है वो लैग कर रहा है, लेकिन हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो फिर से वापस से ऊपर बढ़ने लगा है। ओके, और अब वैक्सीन इनोकुलेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से अल्टीमेट अनलॉक, यानी पूरी तरीके से वापस अनलॉक हो जाए, और जो अभी लैगिंग सेक्टर्स है जैसे कि ट्रैवल हो गया, टूरिज़्म हो गया और हॉस्पिटैलिटी हो गया, ये वापस अपने पुराने जो उसमें प्री पैंडेमिक जोन में थे वापस वहाँ तक पहुँच पाएँ। ठीक है, तो और इसके साथ में क्या है, दूसरी कंट्रीज़ में भी क्योंकि वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट और कैपेक्स साइकिल
साइकिल भी जो है वो भी वापस रिकवर करने लगेगी। कैपेक्स साइकिल यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो भी हमारी, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कैपिटल में और ज़्यादा हमको स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन ये जो नेसेंट ग्रोथ रिकवरी है उसको अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी सबसे ज़्यादा हिट हुई है, ठीक है। और वही है कि क्यों के शेप्ड रिकवरी कह रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसेस थे, ठीक है, कॉर्पोरेट्स और हाउस होल्ड्स विद स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट्स, तो वो तो देखो के शेप्ड में ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, वो ईजिली रिकवर करें। लेकिन जो स्मॉल फर्म्स और पुअरर हाउस होल्ड्स थे वो इस पॉवर्टी के विशियस साइकिल में फिर से फंस गए हैं, ठीक है। और वही है कि उनकी इंडेटेडनेस जो है वो बढ़ गई है। तो अब वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट किया जनवरी 2021 के आउटलुक में कि लगभग 100 मिलियन पीपल जो हैं वो इस साल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट जो है पॉवर्टी लाइन का वो $1.9 पर डे का है, ठीक है। तो इनका कहना है कि 100 मिलियन लोग जो हैं खासकर साउथ एशिया के वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। ओके, तो अब इन सब कंडीशंस में हमको हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 22 का जो बजट है उसको किस तरीके से शेप अप करना चाहिए। तो पेंडेमिक से हमको दो इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस देखने को मिली हैं कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे जो अभी फिर से लॉकडाउन में जा रही हैं उनके कंपैरिजन में हमारी जो कंडीशन है वो अलग है और हमें ऐसी सिचुएशन में फिर से दोबारा लॉकडाउन वगैरह की ज़रूरत नहीं है और हमारा ऑलरेडी जो इम्प्रूवमेंट है, जो ग्रोथ है वो दोबारा से होने लगी। तो इंडिया डजंट हैव टू वरी अबाउट रिन्यूइंग सर्वाइवल स्टाइल फिस्कल सपोर्ट मेजर्स। हमको फिर से फिस्कल सपोर्ट मेजर्स की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अब दूसरी दिक्कत क्या है कि वही के शेप्ड रिकवरी की वजह से जो पेंडेमिक पुअर है, ये भी एक अच्छा टर्म दिया हुआ है, पेंडेमिक पुअर, अब इनको ज़्यादा अच्छे से गवर्नमेंट को फीड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये भी हमने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट जो मनरेगा में है उसमें डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब जो हमारा बजट है उसमें जो सब्सिडी, जो स्पेंडिंग हेड्स होते हैं जैसे सब्सिडीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रूरल डेवलपमेंट करना, सोशल सेक्टर प्रोग्राम, तो ये सारी चीज़ों का जो पूरा रहेगा बजट रहेगा वो ज़्यादा ही रहेगा, इट विल रिमेन लार्ज। ओके, और इसके साथ में अब वैक्सीनेशन कॉस्ट भी आ जाएगी और इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो मतलब एक सोशल तरफ से हो गई। अब अगर इकोनॉमी के लिए देखें तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा कैपिटल स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो जो बजट है वो थोड़ा सा इंटेंटफुल होना चाहिए और थोड़ा अरिथमेटिक होना चाहिए। तो वही है कि जो ऑलरेडी हमारा फिजिकल डेफिसिट है अगर उसको देखें अगर हम लोग, तो हम उसको कैसे संभालना है तो वो चीज़ का भी हमको बजट में ध्यान देना है और जो हम आगे ग्रोथ चाहते हैं उस चीज़ का भी हमको ध्यान देना है। ओके, तो अभी काफ़ी ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर कंप्रेशन हुआ था लेकिन अब फिर से गवर्नमेंट ने थोड़ा एक्सपैंड करना चालू किया है और वही दोबारा से अपनी रेवेन्यू और कैपेक्स स्पेंडिंग मशीन्स को फिर से ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि जीडीपी ग्रोथ का जो पूरा अजम्पशन किया जा रहा है फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ना केवल डिनोमिनेटर में बट नॉमिनेटर में भी। इसका मतलब क्या है, देखो जीडीपी ग्रोथ का जो रेशियो लिया जाता है इट इज़ GDP1 यानी इस साल की जो जीडीपी है माइनस द जीडीपी ऑफ द लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय द जीडीपी ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है। तो जो यानी कि अगर हमें अगले साल में अच्छा चाहिए तो इस साल का हमारा या उसके आने वाले साल में अच्छा चाहिए तो हमको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि हम इस बार के जीडीपी को संभाल पाए, ठीक है। तो हायर जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो केवल इन्फ्लेशन का पार्ट नहीं होती है। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये सारे इकोनॉमी के कंसेप्ट्स आपको सर समझाते रहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो बेसिकली होता है रियल जीडीपी एंड इन्फ्लेशन, तो यानी वो दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो अगर मान लो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा यदि नहीं होता है तो उस केस में इसका मतलब है कि हमारा रियल जीडीपी तेज़ी से जा रहा है। अगर रियल जीडीपी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस केस में टैक्स कलेक्शंस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है कि बजट में गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा फ्यूल और सिन टैक्स के ऊपर भी डिपेंड करे ताकि उनका रेवेन्यू वगैरह जो है गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा बना रहे, वही ताकि वो सोशल सेक्टर में भी स्पेंड कर सके। ओके, तो बेसिकली ये जो बजट सीजन है उसको बैलेंस बनाना है बिटवीन ग्रोथ एंड फिस्कल प्रूडेंस। ओके, तो इन्होंने कुछ है ना इस तरीके के सेंटेंसेस यूज़ किए हैं
जो डायरेक्टली नहीं यूज़ किए हैं इन्होंने, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के यूज़ किए कि अभी बिल्कुल अनवाइस नहीं है कि आप बैंडेड को एकदम से हटा दो व्हेन द इकोनॉमी इज़ हीलिंग। तो वही कहने का सेंस है कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा भी ग्रोथ की तरफ पुश नहीं कर सकते हो जब इकोनॉमी हील हो रही है, यानी वही पैंडेमिक पुअर वाली बात है कि उनको भी अभी देखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ में एक मैक्रो इकोनॉमिक नेसेसिटी है टू क्लीन अप आफ्टर द ब्लो आउट ऑफ पब्लिक डेट दिस ईयर। तो इस बार के पब्लिक डेट की वजह उस चीज़ को भी हमको देखने की ज़रूरत है, यानी कि ग्रोथ की भी काफ़ी ज़्यादा नीड है। ओके तो इसके लिए एक प्रॉपर कैलिब्रेटेड प्लान होना चाहिए टू रिटर्न टू फिस्कल कंसोलिडेशन एंड टू इंश्योर डेट सस्टेनेबिलिटी। ओके और खासकर तब जब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे मूडीज और फिच, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि इंडिया का जो आउटलुक है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट मूव टू दी एक्सप्लेन्ड सेक्शन, वैक्सीन रूट टू हेल्दी इंडिया। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है वैक्सीन रूट टू हेल्दी इंडिया। इसमें वैक्सीनेशन की जो अभी तक बात हो रही थी उसके साथ में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट, मेनली जो ये आर्टिकल है एक्चुअली में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर है, उस चीज़ का इन्होंने यहाँ पे मुद्दा उठाया है कि कैसे इसको भी इंटीग्रेट करना चाहिए वैक्सीनेशन के साथ में। ओके तो अब इसमें इन्होंने कहा है कि दूसरी यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ को यदि देखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, हमारी आत्मनिर्भर पॉलिसी की वजह से हमारी 2 वैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया की ऑफ इंडिया की है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन का, उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है। उसकी कोविशील्ड वैक्सीन है, याद रखना मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे सीरम ऐसे कोविशील्ड। तो उन्होंने अपनी डोजेस को बढ़ा दिया है, 1 बिलियन डोजेज हैं। और उसके साथ में हमारी भारत बायोटेक की वैक्सीन भी आ गई है। ओके तो इससे हमारी ज़्यादातर वैक्सीनेशन नीड जो है खासकर प्रायोरिटी ग्रुप्स की वो तो पूरी हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ 2021। ओके अब इस प्रोग्राम को लेकिन मैनेज करना बहुत ज़्यादा एक जाइगेंटिक टास्क है और इसमें इजराइल से इन लोग खासकर एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है तो इजराइल का भी एग्जाम्पल याद रखना, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी सक्सेसफुली 20% लोगों अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया, यानी 2 मिलियन लोगों को कर दिया है। तो जो अब 2 फैक्टर्स हैं इजराइल के सक्सेस के, उसको ऑलरेडी इंडिया ने अपने अप्रोच में भी लगा दिया है। यानी कि जो वैक्सीन है, एक तो पहले उसके लिए अबंडेंट एक्सेस है, हमारे पास में वैक्सीन काफ़ी हैं, और दूसरा हम लोग ने ऑलरेडी अपनी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्लान को भी फॉर्मुलेट कर लिया है, तो उस चीज़ का भी हमें टेंशन नहीं है। अब जो एक और इनका मेजर फैक्टर था इजराइल की सक्सेस का, वो ये था कि उन्होंने अपने जो पर्सनल था, जो कि वैक्सीन देने का पर्सनल था, उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है तो दूसरे सेक्टर्स के भी स्टाफ वगैरह को इन लोग लेकर आ गए थे, और साथ में हेल्थ स्टाफ भी जो ओवर टाइम दे रहा था उनको भी मतलब ओवर टाइम बेनिफिट्स देने लगे। ठीक है तो इंडिया भी जो है वो अपनी लार्ज स्केल फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है एजुकेटेड रूरल यंग पीपल को खासकर यूज़ करके, और उनको आप बेसिक डिजिटल ट्रेनिंग दे दो कि किस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव करनी है, आप उनको भी ट्रेन कर दो, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा सकते हो और इस तरीके से आपका पर्सनल भी बढ़ जाएगा। और खासकर जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ ट्रेनीज़ हैं, रिटायर्ड आर्मी और डिफेंस सर्विसेज के पर्सनल है हर गांव में, आपको उनको भी मोबिलाइज करना चाहिए। ठीक है तो पहली बात तो उन्होंने ये पर्सनल की करी। ठीक है अब प्रायोरिटी फॉर दी वल्नरेबल, तो अब स्टडीज़ ये दिखा रही है कि जो 70% से ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ हैं वो खासकर उन लोगों में देखने को मिली है जिनको पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज़ और खासकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस थी, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, जो ऐसे क्या कहना चाहिए उसको कि ट्रांसफ़र नहीं होती बहुत ज़्यादा इस तरीके से। ठीक है फ्लू वगैरह की तरह, और कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स हो गए, कैंसर हो गया। ठीक है तो पहले से जिन लोगों को ये तकलीफ थी 70% तो मोर्टेलिटी ऐसे ही लोगों में देखने को मिली है। ठीक है तो इसकी वजह से अगर हम ऐसे वैक्सीनेशन जो हैं वो ज़्यादा इन लोगों को दें तो हमारा फेटलिटी रेट जो होगा वो बहुत कम हो सकता है। ठीक है और कंट्री में ये इस चीज़ का भी हमने देख लिया कि एनसीडी वाले लोग और कोविड से गुजरने वाले लोगों को, सफ़र करने वाले लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन था। ओके अब दिक्कत की बात यह है कि जो दूसरी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं वो उनके पहले से सिम्टम्स दिख जाते हैं, जैसे फीवर, पेन इंडिकेटर्स वगैरह दिखते हैं, लेकिन जो एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनके कोई भी पहले से परसेप्टेबल सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है अर्ली स्टेजेस में, और कई लोगों को पता भी नहीं होता उनको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन होता है, लेकिन उनको बहुत लेटर स्टेज में जाके पता चलता है। तो अगर एनसीडीज़ का बर्डन हम इंडिया में देखें तो डायग्नोस्ड वाले तो बस
30 मिलियन है ऑलरेडी, मतलब बस नहीं होना चाहिए, अभी काफ़ी है। तो ये तो केवल डायग्नोज वाले, लेकिन जो प्रिवलेंस रेट नेशनल डायबिटीज़ एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी सर्वे का है वो है 11.8% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन। इसका मतलब है एक्चुअली में 72 मिलियन अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे पीपल आर ऑलरेडी डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़, ठीक है, जिनको पता भी नहीं है कि वो सफ़र भी कर रहे हैं, ओके, या फिर वो प्रॉपर्ली डायग्नोज्ड नहीं है। और उसी तरीके से हाइपरटेंशन वाले केसेस भी देखें एडल्ट पॉपुलेशन में, तो 26% लोग, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ये जो ऑलरेडी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ओके। और इंडिया में है ना कैंसर का वैसे ऐसा है कि लोएस्ट इंसिडेंस है पर 1 लाख पॉपुलेशन, लेकिन इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग ही नहीं होती है। वही होता है बहुत लेटर स्टेज पे आके, मतलब जो रूरल प्लेसेस है वहाँ पे तो पता भी नहीं चलता है, ओके। जबकि एक्चुअल रेट ये माना जाता है कि करीब 150 से 200 लोग जो होंगे, सॉरी हाँ 150 से 200 लोग मतलब इसमें होंगे जिनका कैंसर पेशेंट्स हो सकते हैं कि वो इस पर 1 लाख पॉपुलेशन में हो, ठीक है। और वही है कि रफली 40 to 50% जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस का बर्डन है वो अनडायग्नोज्ड या फिर अनस्क्रीन्ड है, ठीक है। और इसकी वजह से मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा और हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपको बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो हैं वो लेटर स्टेज में पता चलती है और एडवांस स्टेजेस में इनको ट्रीट करना बहुत कॉस्टली हो जाता है। और इंडिया का जो मल्टी सेक्टोरल NCD एक्शन प्लान है उसका एस्टिमेट है कि 47% हमारा ऑल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ एक्सपेंडिचर वो NCDs की वजह से। ये सारी चीज़ें जो आपको डेटा बताया जा रहा है ना, इसका सोर्स भी लिखा कीजिए। आप केवल डेटा मत लिखिए कि 47% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर NCDs में जा रहा है, पर ये किसने कहा है? इंडिया के मल्टी सेक्टोरल NCD एक्शन प्लान में ये चीज़ है, ओके। और अब इसमें इसलिए कहा जा रहा है कि जो आप कोविड-19 का वैक्सीनेशन दे रहे हो उसके साथ में आप कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी कर लो उन लोगों का जो कि जिनकी एज 50 एंड अबव है, ठीक है। तो जिनको डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वगैरह हो सकती है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अनडिटेक्टेड केसेस हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के कितने। तो जो अभी गाइडलाइंस आई हैं वो सारे मतलब जगहों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और रूरल फ्रंटलाइन हेल्थ स्टाफ वगैरह को मोबिलाइज करने के लिए आई है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनको आप मोबिलाइज करने के साथ में इस चीज़ के लिए भी इक्विप कर दो कि वैक्सीनेशन ऑफिसर्स वगैरह को भी कि उनको ग्लूकोमीटर्स यूज़ करना, ब्लड प्रेशर मेजर करना, ये सब आए ताकि उन लोगों को स्क्रीन किया जा सके जिनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट। अब इन्होंने कहा है कि केवल आप अपने तरीके से नहीं कर सकते हो, आप इसके लिए डिजिटली भी और मतलब एक तरीके से बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो यू कैन इंटीग्रेट। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो पूरा इंडिया में काम हो रहा है उसको हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे ऑन डिजिटल कोविन, ठीक है। तो ये कोविन ऐप बनाई गई है जिसमें रजिस्टर करके पूरा उसमें ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। अब इनका कहना है कि आप इसको इंटीग्रेट कर दो विथ HMIS यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेसेस से कर दो, जहाँ पे सारे जो नए डिटेक्टेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से सफ़र होने वाले पेशेंट्स हैं उनकी डिटेल्स भी आ जाएं, ठीक है। और वैसे भी नेशनल NCD एक्शन प्लान ने ये पहले भी कहा है कि जो ऐसे अनडायग्नोज NCD केसेस हैं उनको आप डिटेक्ट करो और उनकी स्क्रीनिंग और उनका सर्वेलेंस करो, ठीक है। तो ये जो अपडेटेड डेटाबेस होगा इसमें अर्ली स्टेजेस में पता चल जाएगा और उनको डीमेडिकलाइज केयर दे सकेंगे, ठीक है। डीमेडिकलाइज केयर देने का मतलब क्या है? उनको कोई बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे सीधे बता दिया जाएगा कैसे सेल्फ केयर करो और जो एग्रेवेटिंग रिस्क फैक्टर्स है शुगरी और सॉल्टी फूड्स उनको अवॉइड करो, एक्सरसाइज ज़्यादा करो। इस तरीके से आपको पूरा गाइड किया जाएगा और आपको मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि जो सेल्फ केयर पेशेंट्स हैं उनको आप मॉनिटर भी कर सकते हो कई सारी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन से, जैसे कि एक डिजिटल लाइफ केयर सोल्यूशन की इन्होंने बात की है। डिजिटल लाइफ केयर सोल्यूशन जो कि डेवलप किया गया है डेल कंपनी के द्वारा विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 40,000 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स अडॉप्ट कर चुके हैं, तो इस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है। और इसका एक और इन्होंने एग्जांपल दिया है, डिफीड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पार्टनरशिप की बात करी है, जो कि UN इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग और जो जिनेवा में बेस्ड है उसने की है रुवांडा और म्यांमार के लिए, ठीक है। डिफीड NCD पार्टनरशिप, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन जिनेवा। और ये विन विन अप्रोच है एक तरीके से रुवांडा और म्यांमार में, जो कि उसकी 2 प्रोग्राम कंट्रीज़ हैं, ओके।
और सो दिस इज़ एन आइडियल एंट्री पॉइंट कि आप सारे कोमोर्बिड पेशेंट्स जो कि बिलो पावर्टी लाइन है आयुष्मान भारत में, उनको आप इसमें इनरोल कर दो ताकि जो फ्यूचर उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो एक तरीके से आपका कोविड-19 भी एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरी तरीके से आप दूसरी चीज़ से भी निपट लोगे, यानी NCD मोर्टेलिटी से बाय 1/3, विच इज़ इन लाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.4। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्चुअली में क्या था, तो ये बेसिकली आपको ओके, देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, हैव टू टेल मी हाउ मेनी SDGs आर देयर, और SDGs यानी गोल्स कितने हैं और उसके अंदर टारगेट्स कितने हैं। ठीक है, तो 3.4 में 3 इज़ द नंबर ऑफ गोल एंड 4 जो है वो टारगेट है। ठीक है, तो इसका जो थर्ड गोल है, इट इंश्योर्स हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस, सबके लिए सारी एजेस में। ठीक है, और इसका 3.4 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि 2030 तक हमको जो प्री मैच्योर मोर्टेलिटी होती है वही NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से उसको 1/3 तक रिड्यूस करना है। ठीक है, थ्रू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, तो आपको हो सके तो सारे आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से SDGs हैं। ठीक है, टारगेट्स तो सारे आप नहीं बता पाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट इज ऑल फ्रॉम द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।